लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है प्रतिभूति के दायित्व का उन्मोचन, मतलब डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन ऐड किया जाता है एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी एंड एंड ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। अब इसको कैसे लिखना है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है लिखने से पहले, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की जो धाराएं हैं, धारा 130 से 144, वो स्टेप वाइज याद होना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो बिना टाइम गवाए मैं आंसर बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जब आप ये आंसर लिखते हैं या आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिभू है क्या, प्रतिभू है कौन। तो सपोज करिए, मैं फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए, आपने 2000 का शॉपिंग की। पेमेंट जब करने गए तो आपने देखा कि आप पर्स घर पे ही भूल गए हैं और आपके पास 2000 रुपये नहीं हैं। आपने दुकानदार को बोला कि मैं 2000 रुपये कल सुबह दे जाऊंगा, आप तब तक मुझे ये सामान दे दीजिए। पर दुकानदार आपको उतने अच्छे से जानता नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। तभी उस दुकान पे आपके किसी पड़ोसी की एंट्री होती है, जिसको दुकानदार पिछले 7-8 साल से जानता है। तो दुकानदार ने बोला कि अगर शर्मा जी ये बात बोलेंगे, आपकी गारंटी लेंगे, तो मैं आपको दे दूंगा। शर्मा जी आपको जानते हैं, शर्मा जी ने बोल दिया ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सुबह तक आपको आपके 2000 रुपये ला के दे देंगे। तो यहाँ शर्मा जी क्या है, प्रतिभू है, जो गारंटर बने, जिन्होंने श्योरिटी दी है। ऋणदाता कौन है, जिसने ऋण दिया है आपको 2000 का, वो दुकानदार है। और आप जो है, आप ले रहे हैं ऋण। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि वो जो वो प्रतिभू है जिसने गारंटी दी है, वो अपने दायित्व से कब डिस्चार्ज हो जाता है, कब छूट जाता है, कब उसका दायित्व खत्म हो जाता है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई केसेस दे करके आपको बताना है। ठीक है। तो अब पहला है धारा 130, सेक्शन 130 में रिवोक का नोटिस देना। जब प्रतिभू ने लेनदार को ये सूचित कर दिया कि वह अपना दायित्व अब रिवोक कर रहा है, मतलब प्रतिभू खुद से ये नोटिस दे दिया है कि अब मैं आपका गारंटर नहीं हूँ और मैं इससे बैक हो रहा हूँ। तो जैसे कि लक्ष्मण एक अपने दोस्त को लेकर के जाता है और उसको अपना गारंटर बनाता है किसी शॉपिंग के दौरान, जहाँ पर उसके दोस्त ने उसको 5000 रुपये दिए कि ले भाई तू शॉपिंग कर ले। लक्ष्मण गया और उसने 2000 की सामान खरीदा। तो आप जाकर के दुकान वाले को बोलते हो कि इससे अब जो भी ये करेगा ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने तो इसको 5000 दे दिया। आप अपने उससे रिवोक कर जाते हो और अपने दोस्त से ये बोल देते हो कि मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। ये है सेक्शन 130 में, जब आप रिवोक कर जाता है, जब प्रतिभू रिवोक कर जाता है नोटिस देकर। अब दूसरा, जब श्योरिटी देने वाला या गारंटर जो है उसकी मृत्यु हो जाए, धारा 131 में, जब प्रतिभू मर गया और कोई प्रतिकूल संविदा ना हो और किसी तरह का लिखित लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, तो फिर क्या होता है, वो उस चीज़ से मुक्त हो जाता है। जैसे मृत्यु के बाद आगे भी अगर लेन देन होना है तो वो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अब उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले अगर जो लेन देन की रकम बची हुई है, तो उसकी प्रॉपर्टी से उस क्षति को लिया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करती हूँ समझाने का। जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल का पैसा देने के लिए आपके पास फुल पैसे नहीं थे। आपके दोस्त जो है आपका, वो गारंटर बना शॉप पर जा कर के, ठीक, और मंथली आपका इंस्टॉलमेंट वो दे रहा था। लेकिन फिर 3-4 महीने से उसने उसको इंस्टॉलमेंट को देना बंद कर दिया, जबकि वो गारंटर था। तो अब क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ के बाद जो लेन देन का होगा ना इंस्टॉलमेंट, वो उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके ज़िंदा रहने तक में जो लेन देन बचा था, जिसके उसने गारंटी ली थी, वो उसको देना होगा। मेन यही है वो धारा 131 में। इसके बाद है धारा 133। धारा 133 कहता है कि यदि संविदा की शर्तों में कोई बदलाव आ गया है या बदलाव किया गया है, तो जैसे कि गौ और ख को 1 मार्च को 1000 रुपया उधार लेने की संविदा करते हैं और क उस ऋण की प्रत्याभूति देता है, गारंटी देता है। गौ और ख की 1000 रुपये वाली 1 जनवरी की जो संविदा है, उसमें फेर बदल किया गया है और क को ये बताया ही नहीं गया है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या, जो गारंटर है वो बैकआउट कर सकता है, वो छोड़ सकता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर उसे बिना बताए संविदा में किसी तरह का फेर बदल या बदलाव किया गया है और प्रतिभू ने उसमें हानि नहीं भरी है, गारंटर ने उसमें हाँ कहा ही नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वो अब 2000 की जगह 1000 हो गया हो या 2000 की जगह 3000 हो गया हो। ठीक है। इसके बाद आता है धारा 134। जब मुख्य ऋणी ने प्रतिभू को दायित्व से उन्मोचित कर दिया, उदाहरण के लिए ख से
क ये संविदा करता है कि निर्धारित समय और नियत कीमत पे उसके लिए घर बनाएगा, जिसके लिए लकड़ी की आपूर्ति ख द्वारा की जाएगी। क का प्रतिभू बनता है। ख लकड़ी की आपूर्ति नहीं करता है और ग प्रतिभू के दायित्व से उन्मोचित हो गया। ये धारा 134 में दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बैंक और कस्टमर के बीच में जो गारंटर बनता है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब धारा 135, यदि ऋणदाता मुख्य ऋणों के साथ प्रशमन या वाद ना लाने का वचन दे दे। कैसे? यदि किसी संविदा में ऋणदाता और मुख्य ऋणी जिसने ऋण लिया आपस में समझौता कर लेते हैं कि ऋणदाता मुख्य ऋणी पर मुकदमा नहीं चलाएगा या उसको कर्ज आदि के भुगतान के लिए कुछ और समय दे देगा, और इस प्रकार का समझौता का परिणाम ये होता है कि प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन दोनों में ही आपस में समझौता हो गया, उस दुकानदार और आप में समझौता हो गया। तो शर्मा जी इसमें क्या वो कर सकते हैं? जब दुकानदार ने आपको और समय दे दिया तो शर्मा जी का दायित्व अपने आप खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल है ये धारा 135। फिर है धारा 136, जिसमें है समय की संविदा। धारा 136 के अनुसार यदि ऋणदाता किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस बात की संविदा करता है कि वह मुख्य ऋणी को कुछ और समय देगा और यह संविदा मुख्य ऋणी के साथ नहीं करता है, तो ऐसे संविदा के परिणाम स्वरूप श्योरिटी अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है। जहाँ की मूल ऋणी को समय देने की संविदा लेनदार द्वारा किसी पर व्यक्ति से ना कि मूल ऋणी से की जाती है, वहाँ प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा। ये धारा 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ध्यान से। किसी थर्ड पार्टी के एंट्री करने पे कि आप शर्मा जी को के जगह पे कोई थर्ड पार्टी आकर के दुकानदार को कन्विंस कर लेता है, तो शर्मा जी मुक्त नहीं हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से। यहाँ थर्ड पार्टी के कहने पर प्रतिभू जो है वो मुक्त नहीं होगा। यह है धारा 136 में। इसके बाद है धारा 139 139 ऋणदाता द्वारा विरत रहने का प्रभाव। धारा 139 के अनुसार यदि प्रमुख ऋणी के प्रति उपलब्ध उपायों के प्रति ऋणदाता विरत रहे और अपने धन आदि की वसूली के लिए मुख्य ऋणी पर मुकदमा ना चलाए, तो केवल इस आधार पर श्योरिटी की मुक्ति हो जाती है। पर यदि इस सामान्य नियम के विपरीत संविदा में कोई शर्त रखी गई है, तो सिद्धांत उस शर्त के अनुसार संशोधित हो जाएगा। मतलब जिसने ऋण दिया है, जो दुकानदार है जिसने ऋण दिया है, वो कोई केस वेस चलाने से फ्री कर देता है और बोलता है मैं आप पे कोई केस नहीं चलाऊंगा, मुकदमा नहीं करूंगा और आपको मैं इससे मुक्त करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो श्योरिटी है ना, वो इससे मुक्त हो जाएगा धारा 139 के। जैसे कि आपने किसी अपने दोस्त की नौकरी लगवाई और आपने जिसके यहाँ नौकरी लगवाई उसके बॉस को बोला कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत ईमानदार है, आप इसकी नौकरी लगा दीजिए, बस आपको ये करना है कि साल में एक बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते रहिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। बॉस ने क्या किया, 1 साल तक अकाउंट ही नहीं चेक किया और 1 साल बाद जब चेक किया तो अकाउंट में बहुत सारे फ्रॉड किए हुए थे। तो यहाँ पर आपने गारंटर थे, प्रतिभू आप बने थे, लेकिन आपने जो एक टर्म कंडीशन रखी थी कि अकाउंट चेक करने का, वो बॉस ने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, धारा 139 के अनुसार आप उस चीज से जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब हम चलते हैं 139 के बाद चलेंगे 141 पे, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जब लेनदार ने प्रतिभू खो दी हो। कैसे? मान लीजिए आपने कोई लोन लिया 10 लाख का, उस 10 लाख के लोन में आपने 2 लाख का गोल्ड भी दिया था बैंक को, और बैंक से गलती से वो 2 लाख का गोल्ड जो है वो खो गया। अब आपका जो गारंटर है उसकी जिम्मेदारी है लोन को चुकाने की। आप किसी वजह से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप फ्रॉड हो गए हैं या फिर आप दिवालिया हो गए हैं और आपके गारंटर को लोन चुकाना है, लेकिन बैंक से 2 लाख का गोल्ड तो गायब हो गया। तो अब आपको सिर्फ 8 लाख का लोन चुकाना, बाकी के 2 लाख के दायित्व से आप जो है वो मुक्त हो गए हैं। लेकिन अगर बैंक से वो 2 लाख का लोन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण गायब हुआ है तो नहीं मुक्त होंगे। उनकी गलतियों से अगर गायब हुआ है, नेग्लिजेंस से, तो आप 2 लाख के लोन उससे आप दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद है धारा 142 और 43, जिसमें प्रतिभूति की संविदा इनवैलिड मानी जाती है। कैसे इनवैलिड होती है 42 और 43 में? जब मुख्य ऋणी द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया हो या उसके द्वारा मिथ्यापदेशन किया गया हो। इसका एक दृष्टांत आप सोचिए कि आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, 2 साल आपने जॉब किया और आपके बॉस को पता चल गया कि आप जो है, तो 2 साल बाद जब आपके बॉस को पता चलता है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो आपको नौकरी से निकालने की बात करते हैं। आपके बहुत रिक्वेस्ट करने पे आपके बॉस बोलते हैं ठीक है अपना कोई गारंटर ले आओ तो फिर मैं रख लूँगा तुमको जॉब पे। आप जाते हैं, दूसरी कंपनी का एक जो बॉस है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे गारंटर बन जाओ तो मुझे नौकरी
मेरी कंटिन्यू रहेगी। आपका फ्रेंड इमोशंस में आकर के आपके साथ आता है और आपके बॉस को ये गारंटी देता है, आपकी गारंटी दे देता है। यहाँ पे आपने अपने दोस्त से वो फैक्ट छुपाया कि आपने 2 साल में अपनी कंपनी में फ्रॉड किया। अब कल को अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं फिर से अपनी कंपनी में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि अपने दोस्त से धारा 142-43 के तहत महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है। ठीक है। अब इसके बाद है 144। 144 में एक साथ दो प्रतिभू हो और किसी एक ने भी मना कर दिया हो तो रद्द हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 गारंटर किसी चीज़ के लिए रहते हैं, 10,000 का लोन रहता है, उसमें आपके 2 गारंटर रहते हैं, मतलब 5-5 हज़ार देने के लिए। तो आपका जो एक गारंटर है, प्रतिभू है, उसने एक बार में ही 5,000 दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने दायित्व से मुक्त हो गया। लेकिन अगर वो आपका एक प्रतिभू जो है वो एक साथ ही 10,000 दे देता है, तो दोनों प्रतिभू जो है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। अब उन दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि 5,000 एक दूसरे से लेन देन करना, लेकिन दायित्व से वो दोनों मुक्त हो जाते हैं धारा 144 के अंतर्गत। तो बहुत ही सिंपल, आपको बस धारा के साथ एक एक एग्जाम्पल याद रखते हैं ना अगर आप, तो आपको याद रहेगा और आप आंसर लिख सकते हैं कि कैसे डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी होता है। इसके अलावा एक्सटेंड ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी होता है, और इसके अलावा प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति, एंड ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटीज कैसे हो जाती है। तो अब आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। और अगर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस देखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इस क्लास को 2 बार ज़रूर सुनिएगा। 2 बार सुनने के बाद उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर का मेन होता है कि आपको कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कीवर्ड्स सारे लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में ना सिर्फ कीवर्ड्स को रिवीजन करिए। हर केस का नाम, जैसे कुछ केसेस के नाम बस याद रख लीजिए, जैसे अनिरुद्ध बनाम टी बैंक केस है, इसके बाद मद्रास केस है जिसमें मकान के बारे में था। इस तरह से केसेस का नाम लिख लीजिए आप, ताकि एग्ज़ाम टाइम में बस आप नाम भी मेंशन करिएगा ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लिखना कई बार क्या होता है ना एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप केसेस का नाम भी डार्क में लिख देते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि आप बैंक ऑफ बिहार का केस लिख सकते हैं। अगर केसेस का डिटेल जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। इस क्लास में मैंने कोशिश की है कि धाराओं के थ्रू आपको श्योरिटी के दायित्व और वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर कर सकूं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा, कोई डाउट रह नहीं गया होगा। बाकी की डिटेल वीडियो और भी चैनल के प्लेलिस्ट पे एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर अच्छी लगी और अंडरस्टैंडिंग समझ में